नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, आज खान साहब ने महंगाई के खिलाफ एक मुल्की एहतजाज का ऐलान किया। सवालात उठ रहे हैं कि क्या वो बयानिया जो साजिश वाला बयानिया था वो दम तोड़ रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है, या वो जो लॉन्ग मार्च होनी थी वो नहीं हो रही और अब सिर्फ एहतजाजी मुजाहरों पर या मुल्की एहतजाज पर महंगाई के खिलाफ पर ही इन्हिसार किया जाएगा। आज उन्होंने यही किया है। बहरहाल जो लॉन्ग मार्च की डेट थी वो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। कल से अब तक हम देख रहे हैं, बल्कि 2 दिन से पिछले खुर्रम दस्तगीर साहब का एक बड़ा अहम स्टेटमेंट, उसकी कंटिन्यूटी अभी भी है। मैं चाहूंगी कि एक रिफ्रेश करने के लिए खुर्रम दस्तगीर साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा था, जिसपे आज तक कुछ मुतालबात भी सामने आ रहे हैं, जरा क्विक रिव्यू कीजिएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब के पास आए थे 21 अकलमंद ने कहा था वैसे आपको कि आप ये 1.5 साल की हुकूमत ले लें। नहीं, देखिए, हम सिर्फ मुर्शिद पे आपका फोकस है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी मामलात थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है। अच्छा, उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस साल के आखिर में जो बड़ी तब्दीली आनी थी वो इतना ओपनली नहीं किया, लेकिन यह ओपन सीक्रेट है कि इस साल के आखिर में क्या होना था। इस साल के आखिर में नवंबर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की को तब्दील होना था। जाहिर सी बात है, उनकी मुद्दत पूरी होनी थी। ये बातें कही जाने लग गई थी कि इमरान खान साहब जनरल फैज़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते थे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इस पे मामला तय नहीं हो रहे थे। शेख रशीद साहब का हमने 2 दिन पहले इंटरव्यू किया था, कुछ दिन पहले, उसमें बल्कि 2 दिन पहले की बात है, लेकिन बहरहाल शेख रशीद साहब ने उस हवाले से उनसे भी हमने ये सवाल पूछा था। वो क्या कह रहे थे, सुनिएगा। क्या इसमें हकीकत है कि इमरान खान साहब जनरल फैज़ को नया आर्मी चीफ लगाना चाहते थे? आपको एक बात कहूं, ये गलत बात है। मैं इतलात पर आपको कहता हूं कि वो उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाना चाहते, या उनके सोच में मेरे सामने कभी ये बात नहीं थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि ये फरवरी मार्च तक रहे ताकि अफगान बॉर्डर की सूरत हाल बेहतर हो। और आखिर में खुर्रम दस्तगीर साहब के बयान पर PTI के शहबाज गिल ने मुतालबा किया कि इस पर कमीशन बनाया जाए, बल्कि कुछ डिटेल्स सामने आनी चाहिए, कुछ इल्जाम भी उन्होंने लगाए। क्या कह रहे थे शहबाज गिल, ये भी सुन लीजिएगा आखिर में। अब मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर भी एक जुडिशियल कमीशन बने, क्योंकि खुर्रम दस्तगीर ने डायरेक्टली आर्म्ड फोर्सेस को इन्वॉल्व किया है, ना सिर्फ सियासत में घसीटा है बल्कि उन्होंने फौज को इस साजिश में घसीटने की कोशिश की है। उन्होंने फौज के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की है। इन्हें पता था कि इमरान खान अब इनके करीब पहुंच गया है। इन्होंने ये ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था जिसमें ये एहतसाब नहीं होने दे रहे थे और अपने मुंह से मान गया वो। तो अब जबकि एहतसाब होने जा रहा था, बिल्कुल करीब था, तो उन्होंने कहा इस हुकूमत को उल्टा दो बैरूनी साजिश के साथ मिलकर। साजिश का बयान एक दफा फिर बात की है। जरा पैनलिस्ट से आपका तारुफ करा देती हूँ, फिर आज के 5 अहम सवाल भी आपके सामने रखूंगी। हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब ने, डिफेंस पॉलिटिकल एनालिस्ट है। राजा आमिर अब्बास साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लॉ एक्सपर्ट भी हैं। उसी के साथ सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ होंगी, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट। तमाम मेहमानों को खुशामदीद प्रोग्राम में, और अपने मेहमानों के लिए भी और अपने देखने वालों के लिए आज के वो अहम 5 सवाल जो कि आज हमें अपने प्रोग्राम में उठाने हैं। सवाल नंबर 1, साजिश हुई साजिश नहीं हुई, तय कौन करेगा और कैसे? सवाल नंबर 2, तमाम रियासती इदारों के चीफ्स की तकर्रुरी के लिए एक ही तरह का कानून वज़ा क्यों नहीं किया जा सकता ताकि तनाज़ात से बचा जा सके? सवाल नंबर 3, PTI का लॉन्ग मार्च से गुरेज मगर महंगाई के खिलाफ हिकमत अमली तब्दील या किसी ग्रीन सिग्नल का इंतजार? सवाल नंबर 4, हुकूमत की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत, खान का 2 टोक ऐलान, पहले इंतखाबात पर करे बात। और आखिर में जानना चाहेंगे, जो कि हमारा सवाल नंबर 5 भी है, कि पीपल्स पार्टी अगली बारी के लिए तैयार, कहां से आया है ये एतमाद? बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का। जनरल साहब, आपके साथ जरा इस बात का आगाज कर लेते हैं। सर, ये जो साजिश वाली बात है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हर दफा कहती है साजिश हुई है, PTI के लोग कहते हैं साजिश हुई है, वो कहते हैं कि जी हम तब मानेंगे जब ये जुडिशियल कमीशन बनेगा। और चूंकि ISPR बार बार ये बयान दे रहा है, तो खान साहब तो ये भी कह रहे थे कि वो ये तय नहीं कर सकते कि आया साजिश हुई है। सर, फिर कौन तय करेगा और कैसे तय होगी, और तय होगी या नहीं होगी, क्लैरिटी आएगी नहीं आएगी? कौम ये जानना चाहेगी कि क्या खान साहब जो बात कर रहे हैं वो सही है या जो हुकूमत बात कर रही है वो सही है। और जब तक इसको क्लियर नहीं करेंगे, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ, और PDM को मैंने खास तौर पे ट्वीट भी किया था कि PDM के इंटरेस्ट में है इस चीज को क्लियर कर ले, वरना इनका पीछा नहीं छोड़ेगी ये चीज।
और अब चूंकि जब आप देखते हैं इफेक्ट्स क्या हुए हैं जब से ये चेंज आई है, और चेंज आने के बाद से पाकिस्तान लगातार नीचे जा रहा है। और पाकिस्तान को कमजोर रखना किसके इंटरेस्ट में है? पाकिस्तानियों के इंटरेस्ट में तो नहीं है। और ये भी मैं बारहा इसका कह चुका हूं कि अमेरिका की सिर्फ फौज निकली अफगानिस्तान से, अमेरिका इस खत्ते से नहीं निकल रहा, ना ही वो जा सकता है इस खत्ते से। और अमेरिका के जो बड़े अज़ाइम है उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कम से कम डिस्टेबलाइज रखना एक बहुत बड़ा उनका एक मकसद है इसमें। तो क्या इस मकसद में आपको कामयाब नजर आ रहे हैं? तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि तब क्लैरिफाई होंगी जब एक इंडिपेंडेंट कमीशन बन जाए जिसमें सारे मुल्क तैयार है, कहा हुआ है। और इसमें तो मैं समझता हूँ पीडीएम का अपना बड़ा जरूरी है कि वो आए सामने, और ये जो बात हो रही है उनका फर्ज है कि ये क्लियर करें, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत में है ये, और क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमारे चीफ जस्टिस इनको खत लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो इतनी देर से खत पड़ा हुआ है, उस पर अगर कमीशन बना दे तो मामला साफ हो जाएंगे, चीजें सामने आ जाएंगी। खान साहब का बयानिया गलत है, दम तोड़ जाएगा। और अगर इसमें कोई दम है, और जो लगता यूं है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिशें थी वो कामयाब हो गई हैं और उसमें दम है, तो फिर मेरा ख्याल है तभी कौम को जानना चाहिए ताकि हम आइंदा के लिए एहतियात कर सकें और अपने आप को उसके लिए तैयार रखें। ठीक है सना मुझे साहब, मैं इसी को जुडिशियल कमीशन पे जरा राजा आमिर अब्बास साहब की जरूर राय लूंगी, लेकिन आपसे मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि कौम फिलहाल डिवाइडेड है। एक सवाल नंबर एक ये कि गवर्नमेंट क्यों रिलेक्टेंट है? आप समझती हैं कि गवर्नमेंट क्यों रिलेक्टेंट है? क्या उसकी वजह है कि वो इसका जुडिशियल कमीशन बनाने पे आमादा नजर नहीं आती? प्लस खान साहब जब ये कहते हैं कि DGISPR कैसे तय कर सकते हैं कि साजिश हुई है या नहीं हो सकती, वो अपनी राय दे सकते हैं या अपनी जो भी उनकी अपनी बकौल उनके इन्वेस्टिगेशन थी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, बट हतमी फैसला वो नहीं कर सकते। आपकी राय सना? देखिए, जुडिशियल कमीशन इस मुल्क में इतने बने हैं और इतने कमीशंस, हर दर्द का हल एक कमीशन, हर मसले का हल एक कमीशन, हर सियासी मसले का हल एक कमीशन, हर एक भौचाल इस मुल्क में जो सियासी तौर पर आता है उसका हल एक कमीशन, और अब खान साहब की साजिश के लिए एक कमीशन। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट कहाँ है हमारे पास, और कौन सी ऐसी कमीशन की रिपोर्ट आई है जिस पर हम कह सकें? देखिए, कमीशन इसलिए बनाए जाते हैं, या कम से कम इस नहज तक मामला इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो फरीकैन है एक डील में या एक जो आईनी तरीकाकार वज़ा किया गया, उनमें से कोई तो एक जो है वो झूठ आप जितने मर्जी बोले लेकिन सच पूरा बोले, और अगर आप नहीं बोलना चाहते तो कम से कम आधा सच भी मत बोलें, फिर झूठ पे ही बैठे रहें, ताकि फिर कम से कम ये कमीशन साजिश खत्म हो जाए। क्योंकि इन्होंने फैसला कर लिया कि इन्होंने आधा सच बोलना है, वो भी आधा सच बोलते हैं, कभी ये थोड़ा सा 1/4 सच बोलते हैं, फिर कोई और आ जाएगा जी वो एक और आधा सच ले आएगा, तो ये जो आधा सच है ये पूरे झूठ से बदतर है। ठीक है, तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब रेलेवेंट रहना चाहते हैं, उनके खिलाफ साजिश हुई है, फिर वो ये तमाम तरह मामला पे लामहाल बहस कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं और आप तो डिसाइड करेंगे नहीं, मीडिया ने तो नहीं डिसाइड करना कि कमीशन बनाए या ना बनाए, मीडिया तो डिसाइड नहीं कर सकती कि कौन कल्प्रिट है कौन नहीं है, मीडिया तो ये डिसाइड नहीं कर सकती कि साजिश अनासिर वहां थे या यहाँ। लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए ना। माय क्वेश्चन इज कि क्लैरिटी कैसे आएगी? उनका अपना एक नैरेटिव है जो कि अवाम बाय भी कर रही है। जी, मैं ये कह रही हूँ क्लैरिटी तब आएगी ना जब आपको कोई क्वेश्चन करे और आप जवाब दे दें, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप सवाल कीजिए अफगानिस्तान, वो जवाब देंगे, अमेरिका आप सवाल कीजिए कश्मीर, वो जवाब देंगे, इंडिया आप सवाल कीजिए वियतनाम, वो कहेंगे काठमांडू। मतलब इनकी तो किसी बात का जवाब तो आप इनसे ले नहीं सकते, बस एक ही रट बट उन्होंने लगाई हुई है साजिश। आप इनसे पूछेंगे अच्छा भी इलेक्शंस आपको चाहिए, डेट चाहिए ना इलेक्शंस की, आपको इलेक्शंस की डेट चाहिए, आप खैबर पख्तूनख्वा से असेंबली से इस्तीफे दे दें, आपको पंजाब से इस्तीफे दे दें, आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे एहतजाज करके? उन्होंने कश्मीर भी फतह कर लिया था, तो एहतजाज से इस मुल्क का पेट भी भर जाएगा, एहतजाज और कमीशन इस मुल्क को। एहतजाज हल है ना कमीशन हल है, तो फिर हल क्या है? ठीक है, मैं राजा आमिर अब्बास साहब से पूछूं। राजा आमिर अब्बास साहब, कौम डिवाइडेड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जो PTI के सपोर्टर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके वोटर्स हैं, वो खान साहब के नैरेटिव को बाय कर रहे हैं। दूसरी तरफ सना बुचा साहबा कहती हैं कि जो हमारे जो पास्ट में भी हमने देखा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, कितने जुडिशियल कमीशंस बने हैं, कितनी की रिपोर्ट्स सामने आई हैं, तो उनमें क्या क्लैरिटी आएगी? क्लैरिटी आनी चाहिए, कैसे आएगी सर, कौन तय करेगा? देखिए, बेसिक चीज़ जो समझने की है कि जुडिशियल कमीशन का मकसद होता है फैक्ट फाइंडिंग कमीशन। वो फैक्ट्स को कलेक्ट करता है,
वो कोई रिपोर्ट पे अमल नहीं करता कि जी ये हमने रिपोर्ट ले ली, और फैक्ट्स फाइंडिंग का जो तरीक़ाकार होता है वो लोगों से कहा जाता है कि अगर आपके पास एविडेंसेस हैं, अदारों से कहा जा सकता है, जो उस वक़्त की हुकूमत थी उससे कहा जा सकता है कि आप इतना एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपके पास कौन से वो शवाहिद हैं या कौन सा वो मटीरियल है, वो लाके अदालत के पास रखिए, क्योंकि ये जुडिशल कमीशन की बात हो रही है। अब जुडिशल कमीशन, मैं समझता हूँ इमरान खान की सियासत से बढ़ के जुडिशल कमीशन का होना और ये साजिश का जो अनर्थ हुई है इसको डिटर्मिन करना पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़रूरी है कि उसमें जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है वो क्वेश्चन है पाकिस्तान की सोवरेनिटी की, पाकिस्तान की सालमियत की, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी की। जनरल साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी को मगरिब चाहता है कि उसको कंटिन्यू करे, और उस इंस्टेबिलिटी का नतीजा अगर इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तौर पे हमें मिला, और वो इंस्टेबिलिटी क्या नज़र आई, हमें नज़र आया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, दैट वाज फॉलोड बाय इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, दैट इज़ फॉलोड बाय आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक्स आ रहे हैं। सर, तो फिर तो सारी सियासी जमातों को सोचना होगा ना, सिर्फ हुकूमत ही नहीं लेकिन अपोजिशन को भी सोचना होगा। ये तो फिर पीटीआई को भी ये सोचना जो होगा। वो कौम निकली थी, उनके सियासी मफादात ज्यादा बाला कर रहे हैं या मुल्क के मफादात, और उन सारी पॉलिटिकल जमातों को भी छोड़ दें। आप देखें कि वो जो आवाम निकली थी वो शायद इमरान खान के आउस्टर या उस पर नहीं निकली थी। वो आवाम आज तक अगर चार्ज्ड है तो वो दो ही चीज़ों पे चार्ज्ड है। एक तो ये कि ये एक नतीजा है जिसको वो कह रही है कि जी अमेरिका से स्पॉन्सर्ड एक जो एविडेंसेस आ रहे हैं उसमें ये चीज़ तो स्टैब्लिश हो चुकी ना कि इंटरवेंशन है, ब्लेटेंट इंटरवेंशन है, डिमाश दिया जाता है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। और दूसरी चीज़ आवाम ये चाह रही थी कि जनाब अगर ये हो रहा है तो इसका नतीजा क्या निकला। इसका नतीजा ये निकला कि वही लोग जिनको आप मेगा करप्शन केसेस में जिसमें 60% बेल पे हैं उनको आपने 2 साल 5 साल बताया कि जनाब इनके खिलाफ ये करप्शन के केसेस हैं, ऑल ऑफ अ सडन एक अननेचुरल अलायंस बना के सर, लेकिन 3.5 साल तो काफी होते हैं ना, प्रूफ कुछ भी नहीं हो सका। वही वाली बात है, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकी, एहतसाब का नारा फेल हो गया। दिस इज द रियलिटी एंड बिटर ट्रुथ। एब्सोल्युटली इट्स नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज के जनाब गवाहों को मारा जा रहा है, रियलिटी इज के जनाब अदालतों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अगर ये सब हो रहा है तो जुडिशल कमीशन से हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो फैक्ट फाइंडिंग जो है उसकी रियलिटी को सामने लेकर आएगा। उसके अलावा तो कोई इंटीरियर मिनिस्टर साहब तो फैक्ट फाइंडिंग नहीं कर पाएंगे ना, जुडिशियल कमीशन ही करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो मैं अपना सवाल भी रखूंगी कि जिसको लेकर सारी बहस हो रही है, जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा, फिर उस पर भी एक और कमीशन बनाने की बात हो गई है। तो और फिर जो DGISPR बारहा कह रहे हैं, यहाँ पे खान साहब कहते हैं कि वो तय नहीं करेंगे, देन क्या वो वाकई तय नहीं कर सकते, तो फिर वो बार बार स्टेटमेंट्स कैसे दे रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जैन साहब प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैन साहब, मैं कोई आपसे 2 सवालों के जवाब इकट्ठा लेना चाह रही हूँ। एक तो ये कि जो मैंने सना से भी पूछने की कोशिश की कि क्या जो खान साहब ने DGISPR के बारहा इस स्टेटमेंट पे सवाल उठाया है कि वो नहीं तय कर सकते, ये वो अथॉरिटी तय करने की नहीं है, वो अपना ओपिनियन या अपनी राय देने की है कि जी साजिश हुई है या साजिश नहीं हुई है। दूसरी बात, क्या ये अच्छी चीज़ है कि हर दफ़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन लगेगा, एक नई बहस का आगाज, फिर नए तनाज़ात का आगाज, एक मुतनाज़ा बना दिया जाता है। कोई कानून नहीं वज़ा कर लेना चाहिए, कोई कानून साजी, जैसे चीफ जस्टिस सीनियरिटी बेस पे पता होता है कि इनके बाद इन्होंने बनना है, इनके बाद इन्होंने बनना है, ताकि निकले इस चीज से। ये मुनासिब नहीं लगता कि अब मीडिया पे और सोशल मीडिया पे ये बहस हो। देखिए, पाकिस्तान में ये हम इस बहस का शिकार हैं और आमतौर पर तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जहां तक ताल्लुक है कि सीनियर मोस्ट को बना दिया जाए, ये हो तो सकता है, लेकिन इसके कुछ चंद एक डाउन साइड्स हैं इसकी। अब देखिए, भारत में पहले ये हुआ करता था कि नंबर 1 को बना देते थे, लेकिन जब ये बिपिन रावत आए तो उनको नंबर 4 से उठा कर चीफ बना दिया। रिटायरमेंट से उनको अपना आर्मी चीफ बना दिया। उनकी आर्मी चीफ की वो हैसियत नहीं है जो हमारे आर्मी चीफ की। बहरहाल ये तो होता है, इसलिए कि इसमें पहले 3, 4 या 5 जो भी हैं सीनियर्स में से एक्सपेक्ट करने की कम से कम चीफ एग्जीक्यूटिव को ये होनी चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस का काम कुछ और है, चीफ आर्मी स्टाफ का काम कुछ और है। हालांकि ये तो सही है
कि जो भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचता है और वो एक्सपीरियंस, नेशनल एक्सपीरियंस उसका है, उसमें वो सलाहियत है कुछ आर्मी को कमांड कर सके, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ किसी की एक्सपर्टीज एक हाथ जो होती है उसमें ये, लेकिन इस पर एकदम करने की ठीक है नंबर 1 जो होगा वही चीफ बनेगा, तो फिर जो बाकी लोग हैं जो नंबर 1 जब पता लगे कि भाई नवंबर को जब बाजवा रिटायर होना उसके बाद नंबर 1 कौन है, तो बाकी लोग अपनी ताकतों या मेहनत या जो उनका इंटरेस्ट है वो कम शायद वो कम हो जाएगा। पर ये बहस तो हमारी चलती रहेगी, लेकिन ये जरूर है कि कम से कम हमारी सियासी हुकूमतों ने सबक नहीं सीखा इस चीज से। देखिए, जब जनरल आसिफ नवाज को जनरल असलम बेग मिर्जा की रिटायरमेंट से 2.5-3 महीने पहले चीफ आर्मी स्टाफ लगा दिया गया था, तो नून लीग का ख्याल था कि शायद जनरल आसिफ टोटली उनके साथ चलेंगे, क्योंकि उन्होंने बना दिया, ये सब कुछ किया है। जनरल आसिफ ने किसी ने उनसे कहा कि आपके बारे में ये सोच है, तो जनरल आसिफ ने कहा था कि जिस शख्स के कहने पर 6 लाख फौज मूव करती हो वो किसी का नहीं होता, सिर्फ फौज का चीफ होता है। तो चीफ आर्मी स्टाफ फौज का चीफ आर्मी स्टाफ है और वो फौज का ही रहेगा। वो तो आप जिसको भी मर्जी लगा ले, किसी स्टेज पर आकर वो कम से कम अपनी फौज के इंटरेस्ट हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप यकीनन दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर हम ये जो इस नई बहस में पढ़ते हैं और फिर ये होता है कि कौन सी सियासी जमात होगी, वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री करेगी, उनकी नॉमिनेशन होगी और फिर वो उसको शायद कोई फेवर दे देंगे या उसके अगेंस्ट चले जाएंगे, जो अभी माहौल बना हुआ है, तो ये भी तो मुनासिब नहीं है। तो कोई ना कोई तो तरीक़ेकार वजह हो इसको मुतनाज़ा बनाने से बचने के लिए। देखिए, कहने को बहुत सादा सी चीज लगती है, लेकिन जिस दिन हमारी सियासी काबरीन और सियासी लीडरशिप अपना काम सही तरीके से करना शुरू कर देगी, दे स्टार्ट डिलीवरिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एक नियति के साथ, तो ये बहस खत्म हो जाएगी। फिर जिसको भी चीफ आर्मी स्टाफ लगा देंगे वो अपना काम करेगा और लोग उस तरफ नहीं देखेंगे। इमरान खान साहब जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज पर आ गए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि वो जो एक साजिश वाला बयानिया था वो दम तोड़ रहा है, या जाहिर सी बात है वो कितना उसकी लाइफ कितनी होगी और कब तक होगी? जब इस मुल्क में इतने मातहत हैं और इतने वोट को कॉन्फिडेंस और इतना वोट को जो अहमियत देनी थी, जो इज्जत देनी थी, वो दे दी है, तो अब माजरत के साथ थोड़ी इज्जत हमें भी दे दें, थोड़ा सा सच हमें भी बता दें कि आप अपने जाती मफाद के लिए ये सब करते हैं। नहीं, लेकिन फिर सना साहबा बात तो फिर वही है ना, सना साहबा, सना माजरत के साथ जी मैं नहीं, तो फिर बात वो ये है कि ये दौर तो हमें देखना होगा, ये स्टेप फिर सियासतदानों को लेना होगा। जब आप वोट के इज्जत दो के बयानिए को, आपका एक बड़ा अच्छा एक बयानिया था और वो बड़ा मशहूर बयानिया था, बड़ा लोगों ने उसको बाय किया था, तो फिर आप उस पर कायम रहते ना, फिर आप क्यों इजाजत मांग रहे थे? आप कहते ठीक है, अगर आप नहीं इजाजत दे रहे तो ठीक है, हम अगले इलेक्शन में आपके पास आएंगे। लेकिन अब जो खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि हम इस वजह से आए, तो वो तो खुद बता रहे हैं कि जी हम तो फिर वहीं के हमने यू टर्न ले लिया। देखिए, मेरा ये जाती ख्याल है और ये अगेन एक जाती ख्याल भी है, थोड़ी खबर भी कह लीजिए, थोड़ी इंफॉर्मेशन कह लीजिए, मगर एक्चुअल में सिर्फ एक तज्जिया है। इसका फैक्ट से इतना रिलेशन इतना है कि बस मैं तज्जिया अपना फैक्ट्स पे ही करती हूँ। लेकिन वो यही है कि देखिए नादिया, किसी ने नहीं सोचा था कि एक बंदा जेल में जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, राना सना पे हेरोइन का केस बनेगा, शाहिद खान अब्बासी साहब को जहाँ पे डेथ सेंटेंस सर्व करते हैं लोग, वहां रखा जाएगा। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमें पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इन्होंने नहीं पैसे इधर से उधर किए। ये एसिड्स बियॉन्ड मींस का कोई वजूद नहीं हो। जब आप किसी को पॉलिटिसाइज करेंगे, किसी के खिलाफ केसेस बनाएंगे, किसी की बेटी को उसकी माँ को बिस्तर मट पर छुड़वाएंगे, फिर उसको यहाँ पे जेल में डालेंगे, फिर वो आपको बताएगी, फिर आप उसके होटल में जहाँ वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है कराची में, आप उसके होटल का दरवाजा तोड़ेंगे, आप अंदर जाएंगे, आप ये सब करेंगे और ये मुल्क देखेगा। ये छुप के नहीं होता, ये हमारे सामने होता है। ये मीडिया पे अब एक चैनल नहीं है, नेशनल स्टेट चैनल, जिसपे आप सेंसर कर सकते हैं। अब आप यहाँ छुपाएंगे तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे छुपाएंगे कहीं और से आ जाएगा। पॉइंट बीइंग कि आप जो करते हैं इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस। आपने ये किया है और उन्होंने सोचा चलो शायद ये 3 साल बर्दाश्त कर लें, अच्छा शायद 4 साल बर्दाश्त करें। मेरा ख्याल है उन्होंने कोशिश पूरी की अपने आप को खड़ा करने की, लेकिन उनको इस कदर मजबूर कर दिया कि जब उनको ये नजर आया कि अब नवंबर में तो अब ये तो बिल्कुल ही गया मामला हमारे हाथ से। अगर तो नेक्स्ट चीज वो हैं जो कि हम समझ रहे हैं कि हैं, जो यहाँ तक इस मामले को ले आए हैं, वो हमारे साथ आगे क्या करेंगे, तो डर बनता है। हाँ, आपने चले यानी घुटने टेक दिए, यानी उस वक्त की अपोजिशन और
तो फिर मगर ये हम बात तो यही समझे ना कि उस की ऑपोजिशन और अभी इन ऑल बैलेंस एंड फेयरनेस, लेट्स गिव देम क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू एंड लेट्स टेक इट फ्रॉम देम वेयर इट्स नॉट ड्यू। सो आई एम जस्ट सेइंग कि आप उनको ये जरूर कहें कि उन्होंने दी है कुर्बानियां, उन्होंने कोशिश की है। मरियम हैज गॉन थ्रू अ टफ टाइम, राना सना हैज गॉन थ्रू अ टफ टाइम। हालांकि आई एम अ very big critic of this government, this whole combined government. But Sana, do not forget, मरियम साहबा कहती थी मज़ामत होगी तो मफामत होगी। जी मज़ामत की मफामत हो गई। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ कुर्बानियां उन्होंने दे दी। ये मान लें कि उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने कोशिश की है, लेकिन ठीक है, मतलब आप क्रेडिट दे देते हैं। मैं नहीं कह रही उन्होंने पूरा अपने जान तोड़ कोशिश की, और कभी भी मुकाबला इसलिए नहीं किया जाता कि मैं जीतूंगी, मुकाबला इसलिए किया जाता है कि शायद मेरी हार भी हो जाए। ये शायद इमरान खान साहब को और मरियम नवाज को दोनों को सोचना चाहिए कि जंग का ऐलान कर देना जंग जीतना नहीं होता। ओके फाइन, इस पे अपना ऐड करना चाहे जरूर कीजिएगा, लेकिन खान साहब को किसी ग्रीन सिग्नल का इंतजार है क्या अभी भी, बावजूद इसके के नंबर ब्लॉक करती हैं? महंगाई मार्च, वो बयानिया कहाँ गया? आज तो सारी तकरीर उनकी महंगाई के खिलाफ थी। देखिए, दो बातें हुई यहाँ पे। सबसे बड़ी बात हो रही थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार। देखिए, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आईन पाकिस्तान ने और इस मुल्क के कवानीन ने जो तरीक़ाकार वज़ा किया है, उस तरीक़ेकार से हम हट के कोई अपने पास से या तो पार्लियामेंटेरियंस कानून में कोई ऐसी चीज़ ले आएँ, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। अदरवाइज इस वक्त जो मौजूदा तरीक़ाकार है वो प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है और वो अपॉइंट करते हैं। यही तो मसला बनता है फिर प्राइम मिनिस्टर। तो ये मसला लगता है कि प्राइम मिनिस्टर उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं दे रहे तो प्राइम मिनिस्टर घर चला जाता है। को तो बहुत से, अगर राजा रियाज का चेयरमैन नैब अपॉइंट करना मसला नहीं लग रहा, अगर राजा रियाज का इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स अपॉइंट करना, ये पावर उसको कौन दे रहा है? इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का आइन। यही मुल्क का आइन वजीर आजम को भी इख्तियार दे रहा है कि वो आप मेरे ख्याल 99% तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो अपॉइंट हुए पिछले अदवार में 10-20 सालों में, वो तो नून लीग की तरफ से हुए। लेकिन अब मसला बनता हुआ खुर्रम दस्तगीर साहब को नजर आ गया। और मसला क्या उन्हें नजर आया? मसला उनको नजर आया कि हमारे जो करप्शन के केसेस हैं वो स्पीड अप हो जाएंगे, अदालतें वो 100 और बना रहे हैं, और उसमें हमको जब कन्विक्शन होगी, उन्होंने पहले से सोच लिया कन्विक्शन होगी तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। प्लान सुन लीजिए प्लीज। और उसके बाद उनको ये भी पता है कि जो दूसरे आएंगे ना हमें सजा होगी ना हमारे केस चलेंगे, नैब ऑर्डिनेंस को हम उठा के ट्रैश करके डस्टबिन में पार्लियामेंट के जरिए भेज देंगे, इलेक्टोरल लॉज को हम उठा के उधर कर देंगे। और ये जो हमने मार्चेस की थी महंगाई के खिलाफ, और लोगों को कह रहे थे कि जी हम महंगाई के खिलाफ कोई इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं, दिस इज टोटल फेक। ये ऐसे ही एक फियास्को था। अदरवाइज द ओरिजिनल रीजन वाज दिस। नंबर 2, अब जो बात है कि जी मरियम बीबी ने बड़ी कुर्बानी दी, क्या ये केसेस जो उनसे थे, हमें वो सना साहबा का ही प्रोग्राम था कि जनाब मेरी तो लंदन वो प्रोग्राम सना का पीछा नहीं छोड़ता। पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, हमें तो वो प्रॉपर्टीज के सबूत फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा गया था कि जनाब ये हैं वो शवाहिद, और अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टीज में इंजॉय कर रहे हैं। हमें तो मकसूद चपड़ासी का नहीं पता था, लेकिन उसकी डेथ होती है, 4 अरब रुपए उसके अकाउंट में होते हैं। ओमनी ग्रुप का नहीं पता था, अरबों रुपए वहां आते हैं। तो दिस इज द फैक्ट कि अगर हमने स्टेटस को लाना है, इन तमाम चीजों को कार्पेट के नीचे फेंक देना है, भले से मुल्क में स्टेबिलिटी हल फिर वही वाली बात है कि फिर मेरा ख्याल है इसका हल वही है कि ये जो कुछ हुआ उसके बाद इंस्टेबिलिटी आ रही है, लेट द पीपल डिसाइड। इसका हल अब वही करेंगे, और हल यही होगा कि इस प्रोसेस को बढ़ने दें, और जो इस किस्म की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंसेस हैं उन्हें अवॉइड करें और इलेक्शन की तरफ बढ़िए। आज जो अयाज सादिक साहब हैं, वो हुकूमत को एक दफा फिर कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। क्या कहा था? कोई जरा क्लिप देखिएगा। पीटीआई के दोस्तों से राब्ता है, जाती राब्ता भी है, जाती ताल्लुकात की वजह से भी। और जब हम जाती ताल्लुकात की बात करते हैं तो सियासत की बात भी निकलती है। हर सियासी जमात नेगोशिएशन और बातचीत के लिए तैयार होती है। हम बात करने को तैयार हैं, माथे पे या कन पट्टी पे पिस्तौल रख के तो बात नहीं की जाती। अगर बात करना चाहेंगे तो क्यों नहीं करेंगे।
बात करना चाहेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी बात की दावत दे चुके हैं, मिसाक़े मईशत करने की दावत दे चुके हैं। यही सवाल हमने असद कैसर साहब से एक प्रोग्राम में उठाया था, उनका क्या जवाब था ये भी सुन लीजिएगा। एजेंडा वाज़ेह करें। एजेंडे में जो हमारा मुतालबा है इसमें फौरी इलेक्शन और असेंबली कब तहलील करनी है उसको एजेंडा पे डालें, बाकी उन पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो एजेंडा पे ये चीज़ें हों तो हम बिल्कुल डायलॉग कर सकते हैं। कोई सियासी पार्टी जो डायलॉग से फिर उसमें आप इकोनॉमी को डालते हैं, जिसको डालते हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ कहते हैं कि आप इस पे बात करिए, नहीं हो सकता। जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो मशरूत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना नागुज़ीर है इस वक्त, अगर हमने इकोनॉमी जैसे चैलेंज को फेस करना है तो फिर क्या करें? आपको लगता है कि कोई ग्रैंड डायलॉग इसका हल है कि अपोजिशन और हुकूमत एक टेबल पर बैठ जाए, या सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात? देखिए, जब आप ग्रैंड डायलॉग करेंगे उसका भी तो कोई एजेंडा बनेगा ना, कोई बनाएगा एजेंडा, उसके लिए भी तो आपको सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। मसला ये है कि कौन इनको मिलकर बिठाएगा। क्या है हमारे सियासतदानों में इतना दम है कि एक दूसरे को हम कन्विंस करके जाके बैठ जाए? जो हमेशा बिठाता है। किस्मत ये है कि कोई वक्त पाकिस्तान में ऐसी शख्सियात हुआ करती थी जो कदावर थी, जिनके आने पर लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते थे। आज हम स्टेज पर आ गए हैं कि हम दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, और अगर बात करना चाहते हैं तो अपनी अपनी बड़ी हार्ड एंड पोजीशन उसमें बात करना चाहते हैं। अब पीडीएम की बात कर रहे हैं तो पीडीएम का जो मकसद था वो तो पूरा कर लिया उन्होंने पिछले 2-2.5 महीने में कानून साजी करके, जो उनको चाहिए था वो तो उन्होंने हासिल कर लिया उन्होंने। तो अब अगर वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं और आज का जो मसला है जिस तरीके से हम खड़े हैं, जहाँ पे हम पोलराइजेशन भी इतनी ज्यादा हो चुकी हुई है, तो इसका हल क्या हो सकता है हमारे लिए? कौन सी ऐसी शख्सियात है जिनको एक बिठा देंगी, बिठ के बात कर लेंगी, और जो ये बात कर लेंगे उस पर कायम भी रहेंगे उस पर? तो कोई ना कोई ऐसे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो बातचीत से ही मसला हल होगा, वरना सियासी आपको देख रहे हैं कल रात को लाहौर में हुआ, इसी के हल करने की कोशिश की गई, या जिस तरह कराची में हल करने, फिर तो पाकिस्तान खुदा की तरफ बढ़ रहा है ना। हमें इसको रोकने के लिए हमारी जो लीडरशिप है उसको बात समझनी पड़ेगी। क्रॉस द बोर्ड में बात कर रहा हूँ इससे, आप इसके मुताबिक नहीं हो सकते। और आज के दौर में जैसे आपने कहा बिल्कुल सही बनवाया कि भाई ठीक है, जब तक आप पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है, जाने से पहले जो इंटरेस्ट है उसमें रखिए। ठीक है सर, बिल्कुल समझ गई। सना मुझे वन लाइनर दे दीजिएगा आपकी नजर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डायलॉग्स और फ्रेश इलेक्शंस। नाइदर जी, बिकॉज डायलॉग में कोई सच नहीं बोलेगा और डायलॉग्स वोंट लास्ट, और बाकी इलेक्शंस हमें पता है इस मुल्क में आवाम का मैंडेट कैसे कैसे छीना गया है। मुझे तो एक जनरल याया के अलावा तो कोई मुल्क में याद नहीं ऐसा इलेक्शन जो साफ और शफाफ हुआ, तो उस पर एक नई बहस छिड़ जाएगी इलेक्शन के रिजल्ट्स पे। और आपने जो इस वक्त 2 देखे हैं हमारे सामने, जो ट्रेलर्स आए हैं कराची का और कल जो जमीन इलेक्शन हुआ है, जिस तरह आपके पास कोई और तीसरा ऑप्शन है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए? ऑप्शन यही है कि पार्लियामान को चलने देना चाहिए था, और अब अगर आ गए हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी लीजिए, फिर इसका कड़वा घूंट पीजिए और हमें भी पिलाइए और हमें जहर दे दीजिए, हम तो ले रहे हैं, मगर कम से कम एक पासे हो जाइए, एक डिसीजन ले लीजिए कि नवंबर का इंतजार है या अगले अगस्त का इंतजार है। ये फैसला कर लीजिए कि इमरान खान साहब शर पसंद अनासिर हैं, शर फैला रहे हैं मुल्क में या खैर फैला रहे हैं मुल्क में। हमें कंफ्यूज करना छोड़ दें, ये बता दें कि आपके पास उनके खिलाफ कोई करप्शन का केस है कि नहीं है, एक बता दें इसमें यहाँ विक्टिम कौन है और विलन कौन है। क्लैरिटी, हमारी बात घूम करके वापस आ गई, क्लैरिटी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सना, थैंक यू वेरी मच जरन साहब, राजा मीरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। क्लैरिटी मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इसका जरूरी है, चाहे किसी चीज में भी हो, चाहे वो साजिशी बयानियां हो या फिर किस तरीके से इस मुल्क को चलाना है वो हो। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।